हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्राउन बायोलॉजी क्लासेस। दिस इज रोहित चौधरी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल किंगडम के अंडर पार्ट थ्री में हम डिस्कस करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। फाइलम सिलेंट्रेटा को पढ़ने के बाद हम पार्ट थ्री के अंडर ही डिस्कस करेंगे फाइलम टीनोफोरा के बारे में। फाइलम टीनोफोरा भी हमने इसी के अंदर ली है क्योंकि फाइलम टीनोफोरा के अंदर 4 to 5 मेजर पॉइंट्स है जिनको की समझने की जरूरत है। अब फाइलम सिलेंट्रेटा को पढ़ने से पहले जो हमारा एक पॉइंट छूट गया था, पोरीफेरा फाइलम पढ़ रहे थे ना पिछले लेक्चर में, उसके अंदर एक पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज रिप्रोडक्शन, उसको डिस्कस करने की जरूरत है। चलो स्टार्ट करते हैं। फाइलम पोरीफेरा के अंडर एक पॉइंट था जो था रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की हम टाइप्स देखेंगे पहले, कौन सी टाइप्स होती है। द फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बोथ दीज टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर फाउंड इन द मेंबर्स ऑफ पोरीफेरा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्स और स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी, ऑलराइट, और एक इंडिविजुअल के अंदर दोनों मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, बट इस केस में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है। जो स्पर्म्स है वो एक स्पॉन्ज रिलीज करेगा और वो वाटर के थ्रू ट्रेवल करके दूसरे स्पॉन्ज तक पहुंच जाएंगे और वहां जाकर वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, ऑलराइट। और फर्टिलाइजेशन इसमें क्या होती है, इंटरनल होती है। जो स्पर्म्स का रिलीज है वो तो वाटर के अंदर होता है, बट वो वाटर के थ्रू ट्रेवल करके फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं और एग के साथ फ्यूज कर जाते हैं। जो डेवलपमेंट है वो है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इसके अंदर लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है, इसके अंदर एक फ्लैजिलेटेड लार्वा बनता है। अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। एक स्पॉन्ज है, ठीक है, उस स्पॉन्ज से स्पर्म्स रिलीज हुए, स्पर्म्स वाटर के थ्रू ट्रेवल करके दूसरी स्पॉन्ज की बॉडी में एंटर करेंगे। दूसरी स्पॉन्ज की बॉडी में कैसे एंटर करेंगे, ओस्टिया के थ्रू एंटर करेंगे, ऑलराइट। वाटर के साथ ही ओस्टिया के थ्रू एंटर करेंगे। ओस्टिया आपको पता है क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे बॉडी के ऊपर पोर्स होते हैं जिसके अंदर से वाटर, फूड मटेरियल और काफी सारे सब्सटेंसेस एंटर करते हैं पानी के साथ। जब ओस्टिया के थ्रू स्पर्म एंटर कर गया, उसके बाद जो क्वानोसाइट्स होते हैं, जो कोलर सेल्स है, कोलर फ्लैजिलेटेड सेल्स, उनके साइटोप्लाज्म में स्पर्म्स पहुंचते हैं और वो क्वानोसाइट्स उन स्पर्म्स को एग तक लेकर जाते हैं और एग तक लेकर जाने के बाद एग और स्पर्म का फ्यूजन हो जाता है जिससे कि जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट बनने के बाद वो लार्वा में चेंज हो जाते हैं, एक फ्लैजिलेटेड लार्वा बनता है। अब फ्लैजिलेटेड लार्वा क्या होगा, क्या कर पाएगा, वो वाटर के अंदर स्विम कर पाएगा, ठीक है। बॉडी के अंदर से रिलीज कर दिया जाएगा फ्लैजिलेटेड लार्वा को और वो वाटर के थ्रू स्विम करके एक सुटेबल सबस्ट्रेटम पे जाके अटैच हो जाएगा। अब हमें पता है कि ये सिसाइल होते हैं तो ये अटैच रहते हैं एक सबस्ट्रेटम के साथ या सॉलिड सरफेस के साथ और वो लार्वा आगे जाकर एडल्ट की फॉर्मेशन करेगा। सो दिस इज हाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा टेक्स प्लेस। The second one is asexual reproduction. Asexual reproduction occurs through two methods. The first one is fragmentation and the second one is budding. So first of all, let's discuss about a fragmentation. Fragmentation में क्या होता है, जो बॉडी है स्पॉन्ज की वो अगर एक छोटे से फ्रैगमेंट में टूट जाती है तो वो फ्रैगमेंट आगे जाकर एक पूरा अडल्ट ऑर्गेनिज्म बना सकती है। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। और रीजनरेशन की पावर इसमें प्रेजेंट होती है। रीजनरेशन फ्रैगमेंटेशन से सिमिलर ही है बट माइन्यूट सा डिफरेंस है। रीजनरेशन हम जैसे लिजर्ड को देखें, लिजर्ड एग्जांपल नहीं है पोरीफेरेंस की, ये मत समझ लेना, जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग इट नोइंग बेटर वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ लिजर्ड। लिजर्ड में क्या होता है, लिजर्ड की जब टेल कट हो जाती है तो वो टेल
फिर से ग्रो कर सकती है। वो टेल है वो पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकती, वो पूरी लीजर्ड नहीं बना सकती, बट जो टेल कट हुई है वो दोबारा से डेवलप हो सकती है लीजर्ड में, उसको रीजनरेशन बोलते हैं। जो मेंबर्स है पोरीफेरा के और सिलेंट्रेटा के, उनमें रीजनरेशन पावर प्रेजेंट होती है। और प्लेटीहेलमिंथेस में जो मेंबर है प्लेनेरिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो प्लेनेरिया मेंबर है उसमें काफी ज्यादा रीजनरेशन पावर प्रेजेंट होती है। फ्रेगमेंटेशन के बाद है सेकेंड मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज बर्डिंग। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटर्नल बर्डिंग क्या होती है। एक्सटर्नल बर्डिंग में क्या होता है, जो बॉडी है स्पॉन्ज की उसमें बर्ड्स डेवलप कर जाते हैं, ठीक है। पेरेंट स्पॉन्ज में बर्ड्स डेवलप करेंगे, और बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स बहुत सारे सेल्स से बने होते हैं जो कि एनलार्ज कर जाते हैं, ठीक है। एनलार्ज करके वो बर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और थोड़े टाइम बाद वो कट ऑफ हो जाते हैं बॉडी में से, ऑलराइट, वो लीव कर जाते हैं बर्ड्स, और वो आगे जाकर एक अडल्ट बना देते हैं। इसको एक्सटर्नल बर्डिंग बोला जाता है, जैसे कि हमने प्लांट्स के केस में भी पढ़ा था प्लांट किंगडम के अंदर। द सेकेंड वन इज इंटरनल बर्डिंग। अब इंटरनल बर्डिंग को समझने के लिए हम देख लेते हैं डायग्राम। इसमें शो करा गया है इंटरनल बर्डिंग को। इंटरनल बर्डिंग इट अकर्स थ्रू जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन, ये है जेम्यूल, ये स्ट्रक्चर है जेम्यूल का। जेम्यूल के स्ट्रक्चर में क्या होता है, आर्कियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ऑलराइट, आर्कियोसाइट्स, या कई बार इसमें अमीबोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। आर्कियोसाइट्स और अमीबोसाइट्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये सेल्स हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, ऑलराइट। और इसमें स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और एक हार्ड कवर प्रेजेंट होता है, ये है हार्ड कवरिंग, ये हार्ड कवरिंग प्रेजेंट है, और ये स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो इंटरनल बर्डिंग जेम्यूल फॉर्मेशन की हेल्प से होती है, और ये जेम्यूल आगे जाकर एक पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देगा, एक अडल्ट बना देगा, अडल्ट और अनदर स्पंज, एक अलग स्पंज की फॉर्मेशन करेगा, ऑलराइट। तो ये फ्रेश वाटर स्पंज में प्रेजेंट होते हैं जेम्यूल्स। जो एक एग्जांपल रह गई थी पोरीफेरा के अंडर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला is commonly known as Venus flower basket. It is commonly known as Venus flower basket. अब हम यूप्लेक्टेला का पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। So this is यूप्लेक्टेला and this is the diagrammatic view of यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला को एज अ वेडिंग गिफ्ट दिया जाता है जापान के अंदर। वेडिंग गिफ्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि यूप्लेक्टेला के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स रह रहे होते हैं, श्रिम्प्स रह रहे होते हैं, वो क्या सिग्निफाई करते हैं, जो यूनियन है मेल और फीमेल का, उसको सिग्निफाई करते हैं। द लव बिटवीन मेल एंड फीमेल, उसको सिग्निफाई करते हैं। और जो लव है मेल और फीमेल का, उसको सिग्निफाई करते हैं, और बोला जाता है टिल डेथ डू अस पार्ट। टिल डेथ डू अस पार्ट बोला जाता है, जो कि मेल और फीमेल के यूनियन को या उनके लव को सिग्निफाई करता है। एज एन ऑर्नामेंटल गिफ्ट दिया जाता है, क्योंकि जो रिमेन्स होते हैं श्रिम्प्स के, वो इसके अंदर रह जाते हैं, इसलिए इसको एज एन ऑर्नामेंटल गिफ्ट दिया जाता है जब कभी जापान में वेडिंग होती है, तो न्यूली वेड्स को ये गिफ्ट दिया जाता है। कितना इंटरेस्टिंग है ना। Here comes the phylum Coelenterata. Phylum Coelenterata, it is also known as phylum Cnidaria.
सिलेंट्रेटा नाम कैसे पड़ा इस फाइलम का? क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनके अंदर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है और उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की एक सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट होती है जिसको कि माउथ बोला जाता है। उस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को हम नाम देते हैं सिलेंट्रोन। सिलेंट्रोन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट। और निडेरिया क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं उनके पास नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। नीडोब्लास्ट सेल्स, अब नीडोब्लास्ट टर्म का मीनिंग देख लेते हैं हम। नीडोब्लास्ट, नीडो मीन्स this nid is Greek word, all right, and this nid word means nettle. Nettle means stinging part. ये specialized stinging cells हैं, इनमें stinging part present होगा, stinging part, all right, तभी इनको nidoblast बोला जाता है। The first feature is they are aquatic. पानी में पाए जाते हैं, मोस्टली मैरीन, दैट मीन्स दे विल बी फाउंड ईदर इन सी और ओशन, बट एक्सेप्शंस डू एग्जिस्ट, सम आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। एग्जांपल इज हाइड्रा। Sessile means they are attached to a solid substratum. In Porifera, we have discussed this term that the members of Porifera are also sessile, or they can be free swimming. Sessile or free swimming, both forms are found. Radially symmetrical animals. Alright, the second feature is the name Nidaria. It is derived from the nidoblasts. Nidoblasts or nidocytes, these are the special kind of cells which contain the stinging capsules. इनमें stinging capsules present होंगे जिनको कि निमेटोसिस भी बोला जाता है। stinging capsules को क्या बोला जाता है? Nematocysts. And these nematocysts or the stinging capsules will be present on the tentacles. Tentacles पर present होंगे और body के ऊपर present होंगे। The only place where these stinging capsules or nematocytes will be absent will be on basal disc. They will be absent in basal disc. All right. Here we can see the diagram of a freshwater form, that is Hydra, and in Hydra we can see this is the gastrovascular cavity. This gastrovascular cavity, it is also known as cylindron. Alright, and it opens through a single opening, that is mouth. This is the mouth situated at the upper end. Mouth. Ingestion as well as egestion occurs through this single opening. That's why the digestive system is incomplete. These are the tentacles we can see. Alright, these are the tentacles, and we can see on tentacles what are present? Nidoblasts are present. Nidoblasts are nothing but the stinging cells. Alright. And this is the body. So this is the diagram of a hydra, that is a freshwater form, showing the nidoblast and the gastrovascular cavity or the cylindron. जो नेक्स्ट फीचर है फाइलम सिलेंट्रेटा के अंडर वो है निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज। एनकरेज के लिए यूज करा जाता है। एनकरेज का मतलब क्या होता है? जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको सॉलिड सरफेस के साथ अटैच करने में हेल्प करेंगे, जैसे कि जेली फिशेज में होता है, डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। प्रे को कैप्चर करने के लिए भी निडोब्लास्ट की हेल्प ली जाती है। निडोब्लास्ट कैसे काम करते हैं, कैसे प्रे को कैप्चर करते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट है जिनको कि निडोब्लास्ट बोला जाता है। निडोब्लास्ट स्पेशलाइज्ड सेल स्ट्रक्चर्स है जिनके पास स्टिंगिंग ऑर्गन प्रेजेंट है जिसको कि निमेटोसिस बोला जाता है। अब जब भी जो ऑर्गेनिज्म है उसके एनकाउंटर में प्रे आया तो ये निडोब्लास्ट अपना काम करेंगे, ये पॉइजन स्क्रीट करेंगे उस प्रे की बॉडी में, जिससे कि वो प्रे पैरालाइज हो जाएगा और जिससे कि कैप्चर कर लिया जाएगा। अब हम एक सिंगल निडोब्लास्ट सेल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बॉटम पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है,
This is the cytoplasm which is covering most of the space inside the cell. This is a lasso. This is a coiled thread-like structure, highly coiled thread-like structure known as lasso. These are the refractile rods, and supporting a fibrils are suspended by these refractile rods. This is a needle-like structure known as nidocyl. Stylet, we can see this is stylet and it is present on shaft. Alright, and these are spines present on the upper surface. This is the shaft, as you can see. This is a thread tube. Alright, and this part is known as operculum. The diagram on right hand side, it is taken from NCERT. जो भी हम ये नोट्स पढ़ रहे हैं ये सारे NCERT बेस्ड हैं. थोड़ा बहुत इनको इलेबोरेट करा गया है ताकि कॉन्सेप्ट्स को इजीली समझाया जा सके. The next feature is cnidarians exhibit tissue level of organization. अभी तक हम कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे थे? सेलुलर लेवल. पोरिफेरा में सेलुलर लेवल थी, इनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आई है. जैसे जैसे हम फाइलम्स आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे जैसे हम आगे की फाइलम्स पढ़ेंगे तो उनमें एडवांसमेंट दिखेंगी, एडवांस कैरेक्टर्स दिखेंगे. और ये डिप्लोब्लास्टिक है, मतलब 2 जर्म लेयर्स ही प्रेजेंट है, मिजोग्लिया प्रेजेंट है. दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड विद अ सिंगल ओपनिंग. और उस सिंगल ओपनिंग को क्या बोला जाता है? माउथ. और माउथ किस पे प्रेजेंट है? हाइपोस्टोम पे. हाइपोस्टोम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज जनरली आस्क्ड दैट इन सिलेंट्रेट्स वेयर द माउथ इज लोकेटेड. इट इज लोकेटेड ऑन हाइपोस्टोम. The next feature is digestion is extracellular, that means takes place outside the cell, as well as intracellular, that means takes place inside the cell. The next is some of the cnidarians, जैसे कि corals. Corals वो सिलेंट्रेट्स है जिनका स्केलेटन किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है. Alright, ये कोरल्स जो दुनिया है, जो समुद्र में हम देख सकते हैं पाई जाती है, ये अलग ही दुनिया है. यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और ये बहुत सुंदर कलरफुल वर्ल्ड है. तो अब हम ये पिक्चर देख सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कोरल रीफ्स. कोरल रीफ्स किससे बने होते हैं? कोरल से. और कोरल्स क्या है? कोरल्स सिलेंट्रेट्स है और निडेरियंस हैं. और ये रीफ्स कैसे बनी होती है? ये कोरल पॉलिप्स से बनी होती है. कोरल पॉलिप से, इनकी कॉलोनी से बनी होती है. और ये कोरल पॉलिप्स एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड है? कैल्शियम कार्बोनेट से. तो जो इनका स्केलेटन है वो किससे बना होगा? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा इनका स्केलेटन. जो कोरल्स है उनका स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा. और ये बहुत सारी मैरीन लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि ऑयस्टर्स हो गए, सी क्रैब्स हो गए, ऑलराइट, और फिशेस हो गई, और इवन स्पॉन्जेस भी प्रेजेंट होते हैं. तो हम ये देख सकते हैं कितनी कलरफुल दुनिया है, ये समुद्र में पाई जाती है और ये अलग ही दुनिया है. अब हम ये हाइड्रा का स्ट्रक्चर फिर से देख लेते हैं. हाइड्रा एक फ्रेश वाटर फॉर्म है. ऑलराइट, इट इज अ फ्रेश वाटर सिलेंट्रेट. ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है जिसको कि सिलेंट्रॉन बोला जाता है. ये बीच में प्रेजेंट है एंड इट ओपन्स टू द आउटसाइड बाय ए सिंगल ओपनिंग दैट इज नोन एज माउथ. ऑलराइट, और इसमें हमने हाइपोस्टोम देखना है कि हाइपोस्टोम क्या होता है. हाइपोस्टोम वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है. हाइपोस्टोम वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर माउथ प्रेजेंट होता है, और ये हाइपोस्टोम बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हम देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है, उसकी समरी देख लेते हैं. ऑर्गेनाइजेशन कैसी प्रेजेंट है सिलेंट्रेट्स में? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सेल्स टिश्यूज की फॉर्मेशन कर चुके हैं. जो फर्स्ट नर्व सेल्स हैं वो इसी फाइलम में प्रोड्यूस हुए थे, और जो वो नर्व सेल्स है वो एपोलर हैं. फर्स्ट डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हमें इसी फाइलम में देखने को मिलते हैं. सिर्फ 2 जर्म लेयर्स प्रेजेंट है. और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है इसके अंदर, जिसको कि ब्लाइंड सैक बोला जाता है. ब्लाइंड सैक क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक ये सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है और
दूसरी साइड पे कोई भी ओपनिंग प्रेजेंट नहीं है, बंद है इसलिए ब्लाइंड सैक, ये बंद है इसलिए ब्लाइंड सैक, ये सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है, इससे ही इंजेशन होगा और ईजेशन होगा। ठीक है, दिस इज इंजेशन एंड दिस इज ईजेशन। अब जो मेंबर्स है इस फाइलम के वो डायमॉर्फिक कंडीशन शो करते हैं। डाई मीन्स टू एंड मॉर्फिक मीन्स मॉर्फोलॉजी रिलेटेड टू द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसमें दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, एक तो है पॉलिप दैट इज डिप्लॉयड, एक है मेड्यूसा दैट इज ऑल्सो डिप्लॉयड। पॉलिप और मेड्यूसा दो फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, इसीलिए डायमॉर्फिक बोला जाता है। जो पॉलिप है वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, बट जो मेड्यूसा है वो है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर। जो पॉलिप है वो सिसाइल है, सिसाइल मीन्स अटैच्ड विद सॉलिड सरफेस और सबस्ट्रेटम, बट जो मेड्यूसा है वो है फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग है, किसी सरफेस के साथ अटैच्ड नहीं है। और पॉलिप के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है, बट मेड्यूसा के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाई जाती है। ये जो दो फॉर्म्स है ये टोटली ऑपोजिट है, बट ये दोनों डिप्लॉयड है। Now let's see the diagram of polyp and medusa. Polyp is the cylindrical form which is sessile and it reproduces asexually, but medusa is a free swimming form which is bell shaped and it reproduces sexually. Polyp asexual reproduction से क्या बनाएगा? मेड्यूसा, बट जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनाएगा? पॉलिप। ऑलराइट, एंड दिस इज नोन एज मेटाजेनेसिस और द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब हम पॉलिप का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है पॉलिप जो कि सिलेंड्रिकल है शेप के अंदर, और जो इसके टेंटिकल्स है, द टेंटिकल्स आर फेसिंग अपवर्ड्स। एक स्टॉक भी प्रेजेंट है, दिस इज द स्टॉक एंड इट इज अटैच्ड टू ए सॉलिड सबस्ट्रेटम और अ सरफेस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सिसाइल बोला जाता है। और इसमें रिप्रोडक्शन कैसी होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बडिंग के थ्रू। पॉलिप में एग्जांपल्स आ जाती है हाइड्रा, गोर्गोनिया एंड अडेम्सिया। मेड्यूसा का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, इट इज एन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ओके, विद टेंटिकल्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। ये टेंटिकल्स नीचे की ओर प्रेजेंट है एंड देयर इज नो स्टॉक और रिड्यूस्ड स्टॉक इज प्रेजेंट। फ्री स्विमिंग है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एग्जाम्पल आ जाती है ओरिलिया। ओरिलिया क्या है? एक जेलीफिश है। ओरिलिया को कॉमनली बोलते हैं जेलीफिश। अब हम एनसीईआरटी की डायग्राम्स देख लेते हैं। डायरेक्टली एनसीईआरटी से ली गई है ये, एज इट इज है उसके अंदर। These are the examples of Coelenterata indicating outline of their body form. The first one is showing Aurelia. This one is Aurelia. Okay, and this Aurelia is showing the Medusa form. This is Medusa. Alright, and the second one is Adamsia. This one is Adamsia. Adamsia, and this Adamsia is showing which form? Adamsia is showing the polyp form. As we can see in their structures, in Medusa, umbrella-like structure is present. Umbrella-like or bell-shaped structure is present, in which the tentacles are facing downwards. All right, and in case of polyp, cylindrical structure. This is the cylindrical structure with the tentacles facing upwards. In Medusa, reduced stalk is present, but in polyp, this is the stalk. Stalk is present. All right, and these are the tentacles which are facing downwards, and these are the tentacles which are facing upwards. It is sessile, means attached to a solid substratum. Okay, this is the substratum or the solid surface.
जो कई मेंबर्स है इस फाइलम के, वो दोनों फॉर्म शो करते हैं, पॉलिप और मेड्यूसा, दोनों की दोनों फॉर्म्स शो करते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज शो करते हैं अपनी लाइफ साइकिल के अंदर, और जो मेंबर्स दोनों स्टेजेस शो करते हैं उसके लिए टर्म यूज करी जाती है मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस को बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में कौन से एग्जांपल्स पाई जाती है? ओबिलिया की और फाइसेलिया की। ओबिलिया और फाइसेलिया वो मेंबर्स है इस फाइलम के जिनके अंदर पॉलिप और मेड्यूसा स्टेज, जिनकी लाइफ साइकिल के अंदर पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस पाई जाती हैं। अब हम थोड़ी टर्म्स है उनका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं जो कि मेटाजेनेसिस से थोड़ी सिमिलर है, जैसे कि मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म हमने पढ़ा था, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा की एग्जांपल पढ़ी थी इसके अंदर। और मेटामेरिज्म क्या होता है कि बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट होती है जो कि बॉडी को इंटरनली भी, जो ऑर्गन्स है उनको भी डिवाइड करती है, ठीक है। ट्रू सेगमेंटेशन बोला जाता है, अर्थवॉर्म में पाई जाती है। एक होता है मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस वो टर्म है जो कि डेवलपमेंट के लिए यूज करी जाती है। इसके अंदर क्या होता है, जो लार्वा होता है वो अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है, ठीक है। डेवलपमेंटल टर्म है एक मेटामॉर्फोसिस। फिर आती है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस कैंसर सेल्स के रिगार्ड में टर्म यूज करी जाती है। स्प्रेडिंग ऑफ कैंसर सेल्स इज नोन एज मेटास्टेसिस, and then finally comes metagenesis, that means alternation of generation. Alternation of generation means the members of phylum Coelenterata do have polyp and medusa both stages in their life cycle, for example Obelia and Physalia. अब हम लाइफ साइकिल देख लेते हैं ओबिलिया की, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया। ओबिलिया वो एग्जांपल है जिसमें मेटाजेनेसिस पाई जाती है, ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाई जाती है। तो सबसे पहले हम ये कौन सी स्टेज देख रहे हैं? पॉलिप। आपको पता है पॉलिप स्टेज एक सिसाइल स्टेज है, ठीक है। सिसाइल मतलब जो ऑर्गेनिज्म है वो सॉलिड सबस्ट्रेटम के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म है। और ये पॉलिप कैसे रिप्रोड्यूस करता है हमने पढ़ा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? व्हाट इज द मेथड? दैट इज एक्सटर्नल बर्डिंग। एक्सटर्नल बर्डिंग होती है, ठीक है। एक्सटर्नल बर्डिंग से क्या बनाएगा? पॉलिप बनाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेड्यूसे। मेड्यूसा इज सिंगुलर एंड मेड्यूसे इज प्लूरल, ओके। मेड्यूसे बनाता है पॉलिप, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। अब ये भी तो डिप्लॉयड बॉडी है, ठीक है, तो डिप्लॉयड मेड्यूसे बने हैं। ये मेल मेड्यूसा है और ये फीमेल मेड्यूसा है, दोनों डिप्लॉयड है। ये डिप्लॉयड है, जो मेल मेड्यूसा है वो मेल गैमीट बनाएगा और गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं क्योंकि मियोसिस डिवीजन होती है। और ये फीमेल बॉडी है जो कि फीमेल गैमीट बनाएगी थ्रू मियोसिस, और फीमेल गैमीट भी हैप्लॉयड। अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी, एंड दैट इज टर्म्ड एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मेड्यूसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके क्या बनाएगा? पॉलिप। अब देखते हैं हम कैसे बनाएगा। मेल और फीमेल गैमीट्स फ्यूज करेंगे, उससे क्या बनेगा? डिप्लॉयड जाइगोट। द जाइगोट विल बी डिप्लॉयड एंड जाइगोट विल फॉर्म लार्वा। एक लार्वा बनेगा, ठीक है, ये लार्वा है, और लार्वा आगे जाकर एडल्ट पॉलिप बनाएगा। क्या बनाएगा आगे जाकर? एडल्ट पॉलिप। अब लार्वा हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है। So this is all about the life cycle of Obelia showing metagenesis, that is alternation of generation. जो नेक्स्ट फीचर है फाइलम Coelenterata के अंडर वो है नाइडेरियंस। दे एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स।
दो बेसिक बॉडी फॉर्म्स एग्जिबिट करते हैं, उनको बोलते हैं पॉलिप एंड मेड्यूसा, जो कि हमने डिटेल में डायग्राम के थ्रू स्टडी कर चुके हैं। जो फॉर्मर है, फॉर्मर मीन्स पॉलिप फॉर्म है, पॉलिप फॉर्म है वो है सिसाइल, दैट मीन्स अटैच्ड टू ए सॉलिड सबस्ट्रेटम और सिलेंड्रिकल शेप है उसकी, जैसे कि पॉलिप, हाइड्रा की जो शेप है वो पॉलिप की फॉर्म में है और अडेम्सिया की भी पॉलिप की फॉर्म में है। वेयर इज द लेटर दैट मीन्स मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड और बेल शेप्ड, और ये फ्री स्विमिंग है जैसे कि ऑरिलिया और जेलीफिश है। तो ये एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है इस केस में। जो नाइडेरियंस दोनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मींस मेटाजेनेसिस दिखाते हैं। एंड व्हाट इज मेटाजेनेसिस? मेटाजेनेसिस मींस पॉलिप्स प्रोड्यूस मेड्यूसे एसेक्सुअली। पॉलिप्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जिससे कि मेड्यूसे बनते हैं, और जो मेड्यूसे हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो पॉलिप्स बनेंगे, और इसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। किसमें पाया जाता है? ओबिलिया में, और जो दूसरी एग्जांपल है वो है फाइसेलिया। ओबिलिया एंड फाइसेलिया में पाया जाता है। एग्जांपल्स, द फर्स्ट वन इज फाइसेलिया दैट इज नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया को कॉमनली पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो पॉलिप फॉर्म है, जो कि सिसाइल फॉर्म है, वो गैस फिल्ड ब्लैडर बनाती है और वो वाटर की सरफेस के ऊपर विजिबल होता है। और इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसका स्ट्रक्चर है वो रिजेंबल करता है जो शिप्स यूज करी गई थी पोर्टुगल वॉर के दौरान। पोर्टुगल वॉर के दौरान जो शिप्स यूज करी गई थी उस स्ट्रक्चर को फाइसेलिया रिजेंबल करता है, इसलिए इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है। द सेकंड एग्जांपल इज अडेम्सिया, कॉमन नेम इज सी एनीमोन। अडेम्सिया किसके साथ एसोसिएटेड होता है? इट इज एसोसिएटेड विद हर्मिट क्रैब। एक सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, दोनों में एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। द थर्ड एग्जांपल इज पेनेट्यूला, कॉमनली नोन एज सी पेन और सी फेदर। जो पेनेट्यूला का स्ट्रक्चर है वो फेदर को रिजेंबल करता है, क्विल को रिजेंबल करता है। फेदर इज आल्सो नोन एज क्विल, इसीलिए इसको सी पेन और सी फेदर बोला जाता है। द फोर्थ एग्जांपल इज गोर्गोनिया, जो कि है सी फैन। फ्रॉम द कॉमन नेम इटसेल्फ इट इज क्लियर दैट इट्स स्ट्रक्चर विल बी लाइक दैट ऑफ फैन। जो ब्रांचेस हैं वो निकलती है मेन ब्रांच से और एक फैन लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। अभी जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी उनकी पिक्चर्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज फाइसेलिया। फाइसेलिया इज कॉमनली नोन एज पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। फाइसेलिया के स्ट्रक्चर में जो ये पॉलिप फॉर्म है ये है सिसाइल फॉर्म, ये है पॉलिप फॉर्म। ये गैस फील्ड ब्लैडर बना रही है पॉलिप फॉर्म, और इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर इसलिए बोला जाता है क्योंकि पोर्टुगल वॉर के दौरान जो भी शिप्स यूज हुई थी उसका स्ट्रक्चर इसको रिजेंबल करता है। जो ये पॉलिप फॉर्म है, सिसाइल फॉर्म गैस फील्ड ब्लैडर बना रही है, इसको रिजेंबल करता था, इसीलिए इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर बोला जाता है। द सेकंड पिक्चर इज ऑफ अडेम्सिया। द सेकंड पिक्चर इज ऑफ अडेम्सिया, कॉमनली नोन एज सी एनीमोन। सी एनीमोन हर्मिट क्रैब के साथ म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, सिम्बायोसिस शो करते हैं। ठीक है। द थर्ड पिक्चर इज ऑफ पेनेट्यूला। द थर्ड पिक्चर इज ऑफ पेनेट्यूला, कॉमनली नोन एज सी फैन और सी फेदर। सी फेदर बोला जाता है कॉमनली क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फेदर की तरह है, क्विल की तरह है। ठीक है। द फोर्थ पिक्चर इज ऑफ गोर्गोनिया। गोर्गोनिया इज कॉमनली नोन एज सी फैन। सी फैन क्योंकि इसका स्ट्रक्चर फैन की तरह है, ये ब्रांचेस हैं और ये आगे ब्रांचेस निकल रही है और ये फैन की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम सिलेंट्रेटा। जो नेक्स्ट पार्ट है एनिमल किंगडम में वो है पार्ट 3 के अंडर ही लेंगे फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा के अंडर 4 to 5 मेजर पॉइंट्स हैं जिनको समझने की जरूरत है, इसके यूनिक फीचर्स को समझने की जरूरत है, और ये छोटी सी फाइलम है जो कि इजीली समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। फाइलम टीनोफोरा। फाइलम टीनोफोरा का नाम टीनोफोरा क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर जो मेंबर्स पाए जाते हैं वो कॉम बियरर्स हैं, कॉम बियरिंग एनिमल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। टीनोफोर्स
जो मेंबर्स है टीनोफोरा के उनको टीनोफोर्स बोला जाता है एंड दिस टीनोफोर्स आर कॉमनली नोन एज सी वॉलनट्स और कोम जेलीज। सी वॉलनट्स या कोम जेलीज बोला जाता है और ये एक्सक्लूसिवली मैरीन है, दैट मीन्स फाउंड इन सी और ओशन ओनली। रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है और टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। अब हमने पिछली फाइलम में फाइलम सिलेंट्रेटा में भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखा था। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स। 8 एक्सटर्नल रोज प्रेजेंट होगी, कितना नंबर होगा? 8 नंबर। यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड। सिलिएटेड मतलब सीलिया प्रेजेंट होंगे कॉम्प्लेट्स के ऊपर। अब सीलिया का काम क्या है? लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, ऑर्गेनिजम्स को मूव करने में हेल्प करेंगे। अब हम ये डायग्राम देख लेते हैं टीनोफोरा की। इसके अंदर हम ये कॉम्प्लेट्स देखते हैं, पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। These external completes are present and these are having cilia, ciliated, ये cilia present है and this cilia helps in locomotion. Ciliated complete 8 in number. You have to remember the number and these help in locomotion. All right. This is the anal pore which is present on the aboral surface. Anal pore present on the aboral surface and here will be present mouth. Mouth will be present on the oral surface and we can see tentacles arising. This is the first tentacle and this is the second tentacle. So this is the structure of Ctenophora. Digestion is both extracellular. Extracellular means it occurs outside the cells and intracellular means occurs inside the cell. You have to make one correction here. Complete digestive system will be present and you have to cut this. Complete digestive system, as we have seen, anal pore is present on the aboral surface and mouth is present on the oral surface. So there are two openings present. That means complete digestive system is present in ctenophores. Whereas in case of coelentrates, incomplete digestive system was present. अब ये हमने जो डायग्राम लिया है ये NCERT से लिया है। As it is डायग्राम आप NCERT में देख सकते हो। इसमें हम देख सकते हैं 8 completes, first, second, third, fourth, this is fifth, sixth, seventh and this is 8. और यहाँ पे cilia present होंगे, ciliated completes that are 8 in number and this cilia helps in locomotion. We can see these are the tentacles. 2 tentacles are present. Alright, and this is known as the anal pore present on the aboral surface. So this is Pleurobrachia, one of the member of phylum Ctenophora. The next important and unique feature is most important feature, bioluminescence. Bioluminescence is the property of a living organism to emit light. जैसे हम जुगनू देख सकते हैं जो कि रात को लाइट एमिट करते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस. इट इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स. टीनोफोर्स में ये काफी अच्छी तरीके से हम देख सकते हैं. द नेक्स्ट फीचर इज सेक्सेस आर नॉट सेपरेट. सेक्सेस सेपरेट नहीं है, एक इंडिविजुअल पर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे एंड द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स. ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स. No mode of asexual reproduction is found in them. Again, an unique point. Fertilization is external. That means occurs outside the body. That means in water maybe. Alright, with indirect development. Indirect development means larva formation will take place and then the larva will change into adult. Examples under phylum Ctenophora are Pleurobrachia and Ctenoplana. This bioluminescence property, the property of a living organism to emit light, it is well marked in Ctenoplana. It is clearly seen in Ctenoplana.
So this is the picture showing bioluminescence. We can see bioluminescence. And this bioluminescence is the property of ctenophores, and this bioluminescence is well observed in which member? Ctenoplana. Alright, ctenoplana. ये लाइट एमिट कर रहे हैं ना, यहाँ पे हम देख सकते हैं. Now is the question time. The first question is identify the given figures A, B and C and select the correct option. A option, it is showing cycone, and cycone shows radial symmetry sometimes. B is euspongia, also known as bath sponge, and C is spongilla, that is the freshwater sponge. Option number first is correct. A is cycone, B is euspongia and C is spongilla. Option number first is absolutely correct. The second question is, in the given diagram, this diagram is taken from NCERT, find out labeling A. We have to find out the labeling A. This one is the labeling A, and given organism belongs to phylum B. So we have to identify the phylum. So A is showing complates, ciliated complates, and the organism belongs to phylum Ctenophora, because ciliated complates is a unique feature that belongs to the members of phylum Ctenophora. The next question is, A and B are two basic body forms in coelentrates. A is medusa and B is, this is A and this is B, and this B is polyp. Alright, Q is a coelentrate in which only A is found. Q एक coelentrate है जिसमें सिर्फ medusa form present है, और medusa form किस में present होती है? Jellyfish, that means Aurelia में. ये option सही है. In coelentrate P only B is found. P coelentrate में सिर्फ B polyform present है, और polyform किस में पाई जाती है? Adamsia में, C anemone में. This one is correct. और coelentrate R के अंदर दोनों फॉर्म्स पाई जाती है, मेड्यूसा एज वेल एज पॉलिप. सो R क्या होगा? ओबिलिया, क्योंकि ओबिलिया में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों प्रेजेंट होती है. ये मेटाजेनेसिस शो करता है. ओबिलिया और फाइसेलिया दो ऐसी एग्जांपल्स है जिसके अंदर दोनों फॉर्म्स पाई जाती है. सो ऑप्शन नंबर 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following animal will exhibit tissue level of organization? Tissue level of organization कौन से एनिमल में प्रेजेंट होगी? Tissue level of organization हमको सबसे पहली बार देखने को किस में मिली थी? coelentrates में. ओबिलिया एग्जांपल है coelentrates की, ओबिलिया में पाई जाएगी. ऑप्शन नंबर 1 is absolutely correct. The next question is, the characters given below are shown by, there are some of the characters given and you have to identify the phylum in which these characters are present. The first one is extracellular and intracellular digestion. The second one is exclusively marine radially symmetrical diploblastic tissue level of organization. The third one is bisexual fertilization, external and indirect development. The fourth one is no asexual reproduction, that means the sexual reproduction is found. And the fifth one is presence of complates. On the basis of this fifth feature only, we can identify the phylum in which these characters are present. Presence of complates is a unique feature of the members belonging to phylum Ctenophora. Hence, option number 3 is absolutely correct. The next question is, flame cells and metagenesis are found respectively in. Flame cells are found in the members of phylum Platyhelminthes, and Taenia belongs to Platyhelminthes, and metagenesis, that is alternation of generation, is found in Obelia. Hence, option number 3 is absolutely correct.